As you know that we have started our tense series and today we are going to discuss present continuous tense. We had already done present indefinite tense. आज की हमारी जो सीरीज है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। और जब हिंदी के वाक्यों की बात यदि हम करते हैं, यदि हिंदी के वाक्यों की बात करते हैं तो आप हमेशा यही सुनते आए हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, एक्सेट्रा, ये आपने हमेशा सुना होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये टोटली गलत है। इन चीज़ों का अब कोई लॉजिक नहीं है। क्यों लॉजिक नहीं है? अब मैं आपके सामने ये 3 सेंटेंस लिखे हैं, उन सेंटेंस को आप जरा समझना। तुम्हारा भाई बाहर खड़ा है, सेंटेंस नंबर 1। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कल आगरा जाऊंगा। थर्ड सेंटेंस देखो, वह इस वर्ष कार खरीदने वाला है। क्या इन तीनों सेंटेंस के अंदर कहीं भी रहा है, रही है, रही आया है? तो ये बात दिखाती है कि सेंटेंस के अंदर रहा है, रही है होना कोई आवश्यक नहीं है। वो क्या है ज़रूरी जो हमें सेंटेंस में समझना है, वो सेंटेंस का भाव है। क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, केवल हिंदी का सहारा नहीं, क्योंकि इंग्लिश एक अलग भाषा है, हिंदी एक अलग भाषा है। यदि आप हिंदी के साथ ही इसको जोड़ेंगे तो आपके कहीं ना कहीं गलतियां होने के चांस ज़्यादा बनेंगे। मैं जैसे आपके सामने सेंटेंस यहाँ पर लिखा उसकी इंग्लिश बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम? तुम्हारा भाई बाहर खड़ा है, योर ब्रदर इज स्टैंडिंग आउटसाइड। योर ब्रदर इज स्टैंडिंग आउटसाइड, इज स्टैंडिंग आउटसाइड। देखो हमने स्ट्रक्चर तो वही प्रयोग किया है, कौन सा? इज MR प्लस V1 प्लस ING वाला। तुम्हारा भाई बाहर खड़ा है, योर ब्रदर इज स्टैंडिंग आउटसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कल आगरा जाऊंगा, आई एम गोइंग टू आगरा टुमारो। आई एम गोइंग टू आगरा टुमारो। वह इस वर्ष कार खरीदने वाला है, ही इज गोइंग टू बाई ए कार दिस ईयर। ही इज गोइंग टू बाई ए कार दिस ईयर। तो आप इन तीनों सेंटेंस से आप समझ गए कि कैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस के अंत में रहा है, रही पर अटके हुए हैं। लेकिन यहाँ पर तो है आया है, गा है या वाला है, मतलब कुछ भी है, रहा है, रही है नहीं है। लेकिन सेंटेंस की जो इंग्लिश है हमने वैसे ही इसी स्ट्रक्चर से ही बनाई है, तो आप अटके नहीं, समझे चीज़ों को। एक बार आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो होती है इज MR। देखो टेंस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब होती नहीं, लेकिन बाकी सभी के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है। उनके भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पर डू या डज लगता है। नेगेटिव में डू नॉट लग जाएगा, इंटेरोगेटिव में डू डज सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी ऐसा ही है। इसके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म से हम उसके सेंटेंस को बनाते हैं। यदि उसके हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की बात करें तो वहाँ पर नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हमारी? डिड नॉट लगेगी। डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वो आने वाले हम समय में सारी बातें डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी ये हमने समझना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज MR है। और इसके अंदर मेन वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यू होने के कारण से यहाँ पर ING भी जुड़ा हुआ है, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ये हमारी मेन वर्ब है। इज MR हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ये क्या है? मेन वर्ब है। तो ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल टोटली गलत, आप इसी का रट्टा ना मारे। रहा है, रही है, रही है, कुछ भी नहीं है। ये सारे हमने सिर्फ हिंदी ही है, हिंदी से इंग्लिश नहीं बनती, इंग्लिश को हमने इंग्लिश की तरह ही पढ़ना है। अब इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं। स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस को हमने कैसे दर्शाना है, कैसे वर्डों का हमने दर्शाना है, और वैसे हमारा सेंटेंस किस प्रकार से क्लियर सेंस देगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, देखो सेंटेंस के ऊपर 4 प्रकार लिखे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये दोनों का मिश्रण होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस होती है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य के अंदर स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट लिखें सबसे पहले, इज MR ये हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस अदर वर्ड। OW का मतलब अदर वर्ड, जो भी बचा हुआ सेंटेंस का पार्ट है वो हम वहाँ पर इसके बाद लिखेंगे। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस पर आते हैं। इसके अंदर कुछ नया नहीं है, सिर्फ नोट जुड़ जाएगा नेगेटिव होने के कारण से। सब्जेक्ट ऐसे ही वैसे के वैसे, देखो यहाँ पर देखें एक बार, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज MR यहाँ भी थी, इज MR यहाँ भी है। यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, अदर वर्ड यहाँ भी। सिर्फ जुड़ने वाली बात क्या है कि इज MR के बाद हमने नेगेटिव होने के कारण से नोट जोड़ दिया।
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के बाद आती थी सिंपल सेंटेंस में या नेगेटिव में, अब वो कहाँ आ जाएगी, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, तो इज एम आर यहाँ आएगा सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव होने के कारण से वाक्य के अंत में क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। चौथी टाइप देखो, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, नेगेटिव था इसलिए नोट भी यहाँ पर शामिल हो गया, V1 प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो था सामान्य सा स्ट्रक्चर, कैसे हमने सेंटेंस देखने को मिलेगा। अब जरा हम समझते हैं कि इज एम आर की यदि हम बात करें तो इज प्रयोग किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, और एम प्रयोग किया जाता है आई के साथ। एम अकेला ये एक ऐसा है जिसके साथ यहाँ पर आई आएगा, ये किसी के साथ एम को नहीं बांटता। अब आर की बात करें, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाएंगे। अब जरा आप समझे कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब कोई भी एक नाउन या प्रोनाउन, तो प्रोनाउन की बात करते हैं सिंगुलर तो क्या कौन कौन से, ही, सी और इट, ये सिंगुलर प्रोनाउन है। अब सिंगुलर नाउन है तो इज लग गया, अब प्लूरल नाउन है तो आर लगाएंगे। देखो सिंगुलर नाउन मान लिया कोई भी एक नाम है, चाहे किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, सिंगुलर नाउन हो गया। एक से ज़्यादा मतलब एक तक तो सिंगुलर ही रहेगा, एक प्लस चाहे 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, हजारों हैं, लाखों हैं, सभी क्या हो जाएंगे, प्लूरल ही रहेंगे। और प्लूरल नाउन के साथ हम आर लगाएंगे। इसके अलावा यदि प्लूरल प्रोनाउन यहाँ पर आता है, प्लूरल प्रोनाउन कौन से, जैसे वी, यू और दे, अगर ये भी आते हैं तो तब भी इनके साथ आर ही लगेगा। तो ये था सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ किस प्रकार से हम इज या आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ आई के साथ तो एम ये फिक्स ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब इसके यूज पर आते हैं कि सेंटेंस के अंदर हम कैसे पहचानेंगे कि हम इसी टेंस का प्रयोग करें, क्योंकि जब मिले जुले सेंटेंस जब हम करेंगे, प्रत्येक टेंस के कुछ हम सेंटेंस को शामिल करेंगे एक्सरसाइज के अंदर, उससे हमारी कुछ पहचान है वो काम आएगी या वाक्य की सेंस काम आएगी। इसके लिए हमने कुछ यूजेज हैं वो ध्यान रखने हैं। तो यूज नंबर 1 क्या है, फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसे कार्य को बताने के लिए जो बोलते समय चल रहा है। कैसा एक्शन, गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उस एक्शन मतलब उस कार्य को बताने के लिए जो बोलते समय चल रहा है। इसको जरा समझे, ऐसा एक्शन अब चल भी रहा है और हम उसको देख रहे हैं या बता रहे हैं, वह पढ़ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, ये एक्शन क्या है, हम देख रहे हैं तभी बता रहे हैं। तो एक्शन कैसा है, गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय एक्शन चल रहा है। अब इसको जरा हमने समझना है कि एक्शन जब चल रहा है तो उसके लिए हम कुछ एडवर्ब्स का भी प्रयोग कर सकते हैं या समय सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से ऐसे समय सूचक शब्द हैं जो इस टेंस में प्रयोग किए जाते हैं, समझे एक बार जरा। नोट में हमने समझना है, ये समय सूचक शब्द दिए गए हैं, ये आपको इस तरह के सेंटेंस में देखने को मिलेंगे। नाउ, राइट नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, मोमेंट का मतलब पल, एट द मोमेंट, उस पल, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, करंटली, करंटली माने हाल ही में, फिलहाल। तो इस तरह के जो समय सूचक शब्द है इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के शब्दों में आपको देखने हैं या उन सेंटेंस के अंदर आपने इन चीज़ों को देखना है कि यही है, तो इसका मतलब कन्फर्म ही वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होने वाला है। एग्जाम्पल को समझो जरा, मिस्टर रामलाल टीचीज इंग्लिश। अब जरा समझे कि मिस्टर रामलाल इंग्लिश पढ़ाते हैं, कैसा एक्शन हो गया, रेगुलर एक्शन है। ये जो एक्शन है अभी जरूरी नहीं कि वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो एक्शन क्या है उनके जीवन में शामिल है, वो पढ़ाते हैं। उनकी रूटीन क्या है, रूटीन एक्शन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। पिछली जो हमने वीडियो की है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सारी बातों को बड़ी डिटेल से वहाँ पर व्यक्त किया गया है, तो आप वो फर्स्ट वीडियो जरूर देखें। अब हम दोनों को थोड़ी सी तुलना करके देखेंगे तो ये चीज़ें समझ में जल्दी आएंगी। मिस्टर रामलाल टीचेज इंग्लिश, ये कैसा एक्शन हो गया, रेगुलर एक्शन हो गया या रूटीन एक्शन हो गया। अब दूसरे सेंटेंस को देखें, बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस है, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है अभी देखेंगे हम।
मिस्टर रामलाल इज टीचिंग इंग्लिश एट दिस टाइम। देखो यहाँ पर एक शब्द आया है एट दिस टाइम। अब एट दिस टाइम क्या है, देखो यहाँ पर मैंने बताया एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट इत्यादि कोई भी, ये जो यहाँ पर जो भी शब्द लिखे गए हैं वो समय सूचक शब्द है, समय को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे हमें पता चला कि इस समय की बात हो रही है, एट दिस टाइम, इस समय पढ़ा रहे हैं, तो एक्शन कैसा हो गया, वो लाइव एक्शन हो गया। मतलब इस समय एक्शन क्या है, वो चल रहा है और हम उसको बता रहे हैं या उसको हम देख कर बता रहे हैं, तो लाइव एक्शन होता है। मिस्टर रामलाल पढ़ा रहे हैं, लाइव एक्शन। अब रामलाल पढ़ाते हैं, रेगुलर एक्शन या रूटीन का एक्शन है। यूज नंबर 2, फॉर टेम्पररी एक्शन विच में नॉट गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। देखिए कुछ एक्शन क्या है, जैसे अभी हम पहले इसमें यूज में बात की थी, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो चल रहे हैं और हम देख रहे हैं, तो एक्शन हो गया कैसा, कंटिन्यू एक्शन हो गया, लाइव एक्शन हो गया। लेकिन कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो जरूरी नहीं कि उस समय भी चल रहे हो, लेकिन सामान्य रूप से वो कार्य चल रहा होता है। उस अस्थायी कार्य को बताने के लिए, कैसे एक्शन की बात करें हम, टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी एक्शन अस्थायी कार्य, उस अस्थायी कार्य को बताने के लिए जो बोलते वक्त चाहे न चल रहा हो लेकिन सामान्य रूप से जारी हो, सामान्य रूप से कार्य चल रहा है। इसको जरा समझना। देखो इस प्रकार के वाक्यों में नाउ ए डेज, दीज डेज, ये शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे। नाउ ए डेज या दीज डेज। नाउ ए डेज का मीनिंग भाई आजकल, दीज डेज इन दिनों, तो ये शब्द आपने देखने हैं। ही इज राइटिंग ए नॉवल दीज डेज, एक्शन कैसा, टेम्पररी एक्शन है। एक्शन टेम्पररी क्यों है, तेरा समझे सेंटेंस से ही इज राइटिंग ए नॉवल दीज डेज, इन दिनों वह एक नॉवल लिख रहा है। क्या नॉवल लिखने का जो काम है वो अभी भी चल रहा है, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं कि अभी भी चल रहा है, क्योंकि हमारे सामने वो कार्य नहीं हो रहा है। इनडायरेक्ट रूप से कार्य चल रहा है लेकिन सामने नहीं हो रहा, तो कैसा एक्शन हो गया, टेम्पररी एक्शन हो गया। और टेम्पररी एक्शन वो भी होता है कि जो हमेशा चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, तो कंटिन्यू एक्शन है, लेकिन नहीं, ये नॉवल लिखने का काम समाप्त तो होगा ना, इसलिए कैसा एक्शन होगा, टेम्पररी एक्शन होगा। अब हमारे आंखों के सामने भी नहीं चल रहा, इसलिए एक्शन कैसा होगा कि वो एक्शन, वो कार्य जो चल तो रहा लेकिन हमारे को जरूरी नहीं वो दिख रहा हो या हमारे आंखों के सामने भी वो कार्य हो रहा हो। अब नॉवल लिखने का काम क्या है, चल तो रहा है, लेकिन ये नहीं कि भाई हर समय नॉवल लिखा जा रहा है, खाना पीना सबको छोड़कर लिखे जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो लिख रहा है, उसके जीवन में चीज़ चल रही है। वो लिखने का काम कब करता है, 1 घंटे लिखता है, 2 घंटे लिखता है या 10 मिनट लिखता है, वो उसका उस पर डिपेंड करता है, इसलिए टेम्पररी एक्शन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई सन स्टडीज इन ST हाई स्कूल, मेरा बेटा ST हाई स्कूल में पढ़ता है। तो एक्शन कैसा हो गया, रेगुलर एक्शन हो गया। ये नहीं कि भाई अभी पढ़ रहा, अभी तो मैं कह दूंगा पढ़ रहा है। या एक बार फिर देखिए, माई सन स्टडीज इन SD हाई स्कूल, मेरा बेटा SD हाई स्कूल में पढ़ता है। अब कैसा एक्शन है, ये रेगुलर एक्शन है। एक दिन में थोड़ी ना ये पढ़ाई को चेंज कर देंगे, भाई ये स्कूल का भी हटा दिया, दूसरे स्कूल में गया, या फिर हम ऐसे करेंगे, नहीं। अब बच्चा कोई कहता है जी मैं SD हाई स्कूल में पढ़ता हूँ या गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ, तो ये नहीं आज ड्रेस तो पहन ली हमने अपने स्कूल की, अब कहीं नहीं आज कौन से स्कूल में जाएंगे, अब ये करेंगे आज हाँ इस स्कूल में पढ़ेंगे, नहीं इसमें नहीं पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। क्या हम ऐसा करते, बिल्कुल नहीं करते। मतलब वो जो कार्य है, एक्शन क्या है, वो हमारा रेगुलर एक्शन होता है। हमने जब एडमिशन ले लिया तो कम से कम 1 वर्ष तो हम रहेंगे ही, तो वो कार्य रेगुलर रहेगा। या लंबे थोड़ा सा 1 वर्ष ना हो लेकिन लंबा तो कार्य रहेगा ही, 10 मिनट 20 मिनट का कार्य नहीं होता। तो वो कार्य जो हम करते हैं वो रेगुलर एक्शन कहलाता है। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, माई सन इज स्टडिंग इन ST स्कूल दीज डेज। अब जरा देखिए, अब पूछ रहा है कि भाई तुम्हारा बेटा कहाँ पढ़ रहा है इन दिनों। अब उसमें हम बता सकते हैं कि भाई पढ़ रहा है। अब पढ़ता है रेगुलर एक्शन, इसमें की बात रही, इसमें कहाँ पढ़ता है, इस मतलब पढ़ता कहाँ पढ़ रहा है, माई सन इज स्टडिंग इन ST हाई स्कूल। ये कैसे एक्शन होगा, पैरेलल एक्शन होगा, एक के बाद एक्शन चलता है, इसको पैरेलल एक्शन बोलते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, वो एक्शन जो अभी भी चल रहा है रेगुलर एक्शन होगा या लाइव एक्शन होगा। वो एक्शन जो जरूरी नहीं कि अभी भी चल रहा हो लेकिन सामान्य रूप से जारी है, तो ऐसे एक्शन को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करते हैं। यूज नंबर 3, फॉर द नियरेस्ट फ्यूचर प्लान और फिक्स्ड प्रोग्राम। देखो ऐसी योजना जो निकट भविष्य में होनी है। देखिए योजना जो हम बना लेते हैं वो फिक्स ही होती है, कहीं ना कहीं उसके अंदर टाइम का जिक्र हम जरूर करते हैं। अगर फ्यूचर की बात आ गई तो फ्यूचर का टाइम होगा। अब उस डिपेंड करता है कि हमने योजना किस रूप में बनाई है। योजना पास्ट फ्यूचर के लिए होती है तो फ्यूचर की होगी, तो उसमें टाइम भी
फ्यूचर वाला ही होगा। तो किस प्रकार के टाइम का उसमें बोध होगा, देखो एक बार फिर देख लेते हैं यूज नंबर 3 को। उस या फॉर द नियरेस्ट फ्यूचर प्लान और फिक्स्ड प्रोग्राम, निकट भविष्य के निश्चित कार्यक्रम या योजना को बताने के लिए, निकट भविष्य में नज़दीक भविष्य के समय में कोई भी एक्शन होना है उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार के वाक्यों में फ्यूचर टाइम का बोध होता है, इसलिए निम्न जो एडवर्ब यहाँ पर देंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम जिसको हम बोलेंगे, का प्रयोग होता है। देखो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होती है, वो एडवर्ब जो समय के बारे में बताती है वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाती है। तो कौन कौन से एडवर्ब ऑफ टाइम है जो इसमें लग सकते हैं, जैसे टू नाइट, टुमारो, नेक्स्ट, नेक्स्ट के साथ कोई भी वर्ड जुड़ा आ सकता है, जैसे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट नाइट। इसी प्रकार से नेक्स्ट मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, एट 7 AM, यहाँ पर 7 AM की जगह कुछ भी हो सकता है, 9 AM या 5 PM, 5 o'clock, 10 o'clock, इन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऑन मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो कोई भी ऐसा दिन जो फ्यूचर के बारे में बताने वाला है, ये कहीं ना कहीं आपको इस सेंटेंस में देखने को मिलेगा। तो देखना आपने किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ही इज गोइंग टू आगरा टू नाइट, देखो यहाँ पर क्या वर्ड आया है, समय सूचक शब्द कौन सा आया है, एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है, टू नाइट, मतलब वह आगरा जा रहा है आज रात को। प्रोग्राम क्या है, फिक्स हो चुका है, फिक्स प्रोग्राम है। तो फिक्स प्रोग्राम को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब फिक्स प्रोग्राम है या नहीं है, फ्यूचर के प्लान है या नहीं है, इसको दिखाने के लिए कुछ हमने ऐसे वर्ड को देखना है, तो हमारा वर्ड क्या मिलेगा, या एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सी होगी, यहाँ पर टू नाइट है। ऐसे ही दूसरे कोई भी वहाँ पर हम वर्ड प्रयोग कर सकते हैं। ही इज गोइंग टू आगरा टुमारो, ही इज गोइंग टू आगरा नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, दिस इवनिंग, एट 7 AM, 7 PM। तो ये क्या है, फ्यूचर को दिखाने वाले शब्द हैं। द PM इज विजिटिंग अमेरिका नेक्स्ट वीक, यहाँ पर भी एडवर्ब ऑफ टाइम लगा है, नेक्स्ट वीक। देखो यहाँ पर आप कहोगे ये तो फ्यूचर की बात होगी, फ्यूचर के लिए तो हम सेल विल लगाते हैं, हम सेल या विल लगा सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। फ्यूचर को बताने के लिए सेल विल लगाते हैं और लगा भी सकते हैं, लेकिन फ्यूचर कभी भी कंफर्म नहीं होता। अब जैसे मैं यहाँ कहता हूँ कि ही विल गो टू आगरा टू नाइट, वह आज रात आगरा जाएगा। अब हम सेल विल लगाए तो गागे की बोलेंगे, वह आज रात आगरा जाएगा। तो जब भी हम टेंस के अंदर सेल विल का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो योजना है वो फिक्स नहीं होती, सिर्फ हमारी एक योजना हम करेंगे, वो होगी इम्प्लीमेंट या नहीं होगी वो कंफर्म नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस द्वारा व्यक्त कर दिया तो ये योजना कैसी हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। प्री प्लान जो है वो योजना वो कैसी है, नियर फ्यूचर में होने वाली है। तो इसे इस दोनों के अंदर को समझें। द PM इज विजिटिंग अमेरिका नेक्स्ट वीक, PM अगले सप्ताह अमेरिका जाने वाले हैं, अमेरिका जाएंगे, अमेरिका जा रहे हैं। आप हिंदी कैसे भी बना लें, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये जो क्या है कंटिन्यू दिखाएगा कि एक्शन होने वाला है। आप रहा रहे के चक्कर में उलझे रहेंगे तो आप इंग्लिश गलत बना जाएंगे, इसलिए आप रहा रहे ना समझे, आप वाक्य के सेंस को समझे कि हम कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हम किस प्रकार से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। यूज नंबर 4 देखो जरा। अब ये जो यूज नंबर 4 ये केवल एक ट्रिक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी एक ट्रिक के रूप में आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इंटरजेक्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, इंटरजेक्शन हैरानी को दिखाने वाले कुछ शब्द होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लिसन, हियर, लुक, इन सभी के बाद क्या है, विस्मयबोधक चिन्ह आया है। देखो यहाँ भी और यहाँ भी विस्मयबोधक चिन्ह है। तो ध्यान आकर्षित करने वाले इंटरजेक्शन के बाद V1 प्लस ING आता है या V1 प्लस ING भरते हैं। इंटरजेक्शन हमेशा ही ध्यान आकर्षित करने वाला ही होता है, या किसी न किसी भाव को मतलब ज़्यादा प्रभावपूर्ण ढंग से हमारे ध्यान को आकर्षित करने के लिए हम इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल को जरा समझते हैं। लुक, देखो, द स्मोक इज कमिंग फ्रॉम देयर। अब कहता है देखो, अरे धुआं वहाँ से आ रहा है, तो एकदम हमारा ध्यान क्या हुआ, आकर्षित हुआ ना। तो ऐसे ही यहाँ पर लुक का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, रन फास्ट, विस्मयबोधक चिन्ह, तेज दौड़ो, द ट्रेन इज विस्लिंग, ट्रेन क्या है, सीटी बजा रही है। विस्लिंग माने सीटी बजाना, तो ध्यान आकर्षित करने वाला इंटरजेक्शन है ये। तो इस प्रकार का वाक्य का स्ट्रक्चर अपने ध्यान रखना है। यहाँ कोई भी इंटरजेक्शन आ सकता है, उसके बाद जो ब्लैंक आएगा उसमें हम ब्लैंक में क्या भरेंगे,
V1 प्लस ING भरेंगे। हेल्पिंग वर्ब तो है इज AMR, इसके साथ साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगी। रन फास्ट द ट्रेन इज विस्लिंग, लुक राम इज ट्रेम्बलिंग विद फियर। तो कहता देखो राम भय से काँप रहा है। तो ये थे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से। मुझे उम्मीद है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो आपके पुरानी जो धारणा थी रहा है, रही है वाली, वो बदल गई होगी। नहीं बदली है तो आपको बदलनी ही पड़ेगी। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।